जी हां, पाकिस्तान में शनिवार को बलूचिस्तान के 12 शहरों में एक साथ हमले किए गए। यह दशकों में हुआ सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड हमला था। इस दौरान बलूचिस्तान के सबसे अहम सैन्य ठिकाने, सिविल एरियाज, पुलिस चौकी और अर्धसैनिक बलों के ठिकानों पर जोरदार हमला किया गया। इस हमले में आत्मघाती हमलावरों के साथ महिला लड़ाके भी शामिल थीं। यह बलूचिस्तान में दशकों बाद हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला था। चीन और अमेरिका के लिए बड़ा अलर्ट है, जिन्होंने इस इलाके में भारी भरकम निवेश कर रखा है। बलूचिस्तान में प्राकृतिक गैस और दुर्लभ खनिजों का बड़ा भंडार है। चीन का अरबों डॉलर का सीपीईसी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो अमेरिका भी इस इलाके में काफी दिलचस्पी दिखा रहा है। इस हमले का पैमाना अमेरिका और चीन दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, जिनका इस एरिया में बड़ा स्टेक है। अविकसित होने के बावजूद बलूचिस्तान में प्राकृतिक गैस और दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार है, जो पाकिस्तान, चीन से भारी निवेश और अहम खनिजों में अमेरिका की बढ़ती दिलचस्पी को भी दिखाता है। बलूचों के हमले ने पूरे पाकिस्तान को दहला कर रख दिया है। क्या अब जजमेंट डे का वक्त है? क्या बलूचिस्तान अब आजाद होने वाला है? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, वो सुनिए। देखिए, बीएलए एक ऐसी तंजीम खड़ी हुई है बलूचिस्तान में, जो अपनी आज़ादी के लिए प्रखर रूप से लड़ रही है, और पाकिस्तान के लिए ये एक ऐसा नासूर बनती जा रही है कि पाकिस्तान की जो वेल ट्रेंड बैटल हार्डन्ड आर्मी है, उसको बीएलए ने घुटने टिकवा दिए हैं। आप देखिए, कई अटैक्स जो उन्होंने किए हैं, चाहे वो क्वेटा का अटैक हो, जहां पाकिस्तान आर्मी का कोर हेडक्वार्टर है, उसकी नाक के नीचे उन्होंने इस तरह के अटैक्स किए हैं कि मतलब पाकिस्तान आर्मी खुद वहां से दुम दबा के भाग रही है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बहुत शौक से छाती ठोक कर ये कहा कि वो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड फील करते हैं जब उन्हें बलूचिस्तान के अंदर बलूचों की आज़ादी की आवाज़ को दबाना पड़ता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 40% एरिया है और 10% से भी कम उसकी पॉपुलेशन है। फिर भी उसके अंदर हर महीने कम से कम 100 लोग मार दिए जा रहे हैं पिछले 1 साल में। उसके अंदर हज़ारों लोग गायब कर दिए जाते हैं। स्पेसिफिकली जो यंग आदमी हैं, उनको उठा के ले जाती है वहाँ की फ़ौज, टॉर्चर करती है, सड़क पे फेंक कर चली जाती है। अब बलूचिस्तानियों का सब्र का बांध टूट चुका है और इन्होंने एक कमज़ोर पाकिस्तान, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद, मुंह की खाने के बाद, एक कमज़ोर आर्मी जो झूठ बोल के दुनिया से अपना वर्चस्व बनाना चाहती है, उसको अपनी असली औकात दिखा दी है। और ये कुछ लोगों ने अलग अलग जगहों पे बम विस्फोट करके अपनी आवाज़, अपनी आज़ादी की गहार सबको सुनाई है। और आपने एक्सपर्ट को सुन लिया, देश का सवाल भी सुन लीजिए। सवाल नंबर 1, क्या बीएलए पाक को तबाह और बर्बाद कर देगा? सवाल नंबर 2, पाकिस्तान के पास क्या बीएलए का कोई इलाज भी है? सवाल नंबर 3, क्या वक्त आ गया है कि पाक बलूचिस्तान को आजाद कर दे? सवाल नंबर 4, क्या बीएलए का दखल चीन अमेरिका के कारोबारी मंसूबों पर पानी फेर देगा? देश के सवाल का सवाल नंबर 5, जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या बलूचिस्तान का संघर्ष आजादी मिलने तक जारी रहेगा? ये तमाम वो नैरेटिव्स हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर क्या चल रहा है पाकिस्तान से सटे बलूचिस्तान में। जी हां, बीएलए का हमला कितना खतरनाक था, इसकी डिटेल, इसकी तस्दीक आपको देनी जरूरी है। देखिए, सबसे पहले कितना खतरनाक अटैक था। अटैक नंबर 1, क्वेटा में पुलिस स्टेशन और मोबाइल यूनिट्स पर एक बड़ा हमला हुआ है। इस हमले में बहुत तबाही मची है। हमला नंबर 2, हॉकी चौक में धमाका हुआ, अहम इलाकों में हमले किए गए। ये बीएलए के धमाकों की डिटेल हम आपको दे रहे हैं, हम लोग की डिटेल दे रहे हैं। अटैक नंबर 3, जिसमें 200 लोग मारे गए हैं, उसकी तफसील आपकी स्क्रीन पर है। जी हां, देखिए किस मस्तुंग में बलूच फ्रीडम फाइटर्स का सेंट्रल जेल पर हमला हुआ है, ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। अटैक नंबर 4 की आपको डिटेल देने जा रहे हैं, कैसे बलूच आर्मी ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। ग्वादर में प्रवासी मजदूरों के कैंप पर हमला हुआ है। प्रवासी मजदूर जो पाकिस्तान के बाहर से काम करने के लिए पाकिस्तान या बलूचिस्तान में पहुंचे थे। अटैक नंबर 4, अटैक 4 फॉर्मेशन आपने देखा। अटैक नंबर 5, कलात में डिप्टी पुलिस कमिश्नर के हेडक्वार्टर पर और पुलिस लाइन को धमाकों में बलूच लिबरेशन आर्मी के लोगों ने उड़ा दिया। पाकिस्तान की हवा खराब है,
समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। अटैक नंबर 6 जो बहुत कोऑर्डिनेटेड था, नुश्की में डिप्टी कमिश्नर हुसैन हजारा को घर से दिन दहाड़े बलूच लिबरेशन आर्मी ने अगवा कर लिया, उन्हें किडनैप कर लिया। जी हां, अटैक फॉर्मेशन नंबर 7 कैसे नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। पासनी में कोस्ट गार्ड पोस्ट को बलूचों ने धमाके में उड़ा दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अटैक नंबर 8 के फॉर्मेशन में बीएलए ने क्या किया है वो भी आपको हम बताने जा रहे हैं। किस तरीके से बोलन और लखपास का जो इलाका है, किला सैफुल्ला हाईवे है, उसको भी बंद कर दिया गया और वहां पर भी आने जाने में दिक्कत पेश आई। आर्मी पहुंच ही नहीं पाई जब बीएलए के लोग वहां हमला करते। अटैक नंबर 9 का फॉर्मेशन देखिए। नसीराबाद में रेलवे लाइन पर विस्फोटक लगाए गए थे, बड़ा धमाका वहां हुआ, हालांकि वक्त रहते उसे डिफ्यूज किया गया, लेकिन नुकसान जो होना था वो हो गया। तो किस तरह से बीएलए ने नुकसान पहुंचाया है वो भी अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में अब क्या कुछ हो रहा है वर्ल्ड मैप के जरिए। मैप आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आजादी की मांग, अड़ी बलूची अवामी, ग्राफिक्स से मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, ये पाकिस्तान का इलाका है, लाहौर पंजाब, ये भारत है, ये भारत का बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल इसे बोलते हैं, लाहौर पंजाब। इसके अलावा ये सिंध का इलाका है। ये जो रेड आपको कलर दिख रहा है ये पूरा बलूचिस्तान है। हालांकि कहने को पूरा ये रेड एरिया पाकिस्तान में आता है, लेकिन बलूचिस्तान फाइट कर रहा है पाकिस्तान से खुद को अलग करने को। क्वेटा में बहुत बड़े हमले हुए हैं, पंजाब प्रांत में हमले हुए हैं, इसके अलावा सिंध प्रांत में हमले हुए, और ज्यादातर जो कोऑर्डिनेटेड हमले हुए जिनकी डिटेल अभी मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा था ग्राफिक के जरिए, वो इस पूरे इलाके में हुए हैं। ये आपको ईरान दिखाई दे रहा है, इधर अफगानिस्तान आपको दिखाई दे रहा है। जरा मैप के जरिए देखिए और समझिए, जो रेड वाला एरिया आपको दिख रहा है बलूचिस्तान का, यही विवाद का जड़ है। सबसे ज्यादा विवाद इसी को लेकर है और इसी की आजादी की मांग बीएलए कर रहा है। पाकिस्तान इस पर कब्जा इसलिए रखता है क्योंकि यहां पर बहुत सारी मिनरल रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे संसाधन है, शेल गैस यहां पर है, क्रूड यहां पर है, और पाकिस्तान इसे छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि पाकिस्तान की 70% फ्यूल जो नीड है वो बलूचिस्तान पूरी करता। आप समझिए कि पाकिस्तान का एरिया कितना छोटा दिखाई दे रहा है। आप अगर मैप में देखें और उसका 80% पार्ट देखें बलूचिस्तान है। लड़ाई यहीं हो रही है। 1952 में ये ब्रिटिश राज के अंडर में था, कलात साम्राज्य के अंडर में था, और तब से यहां पर लगातार विद्रोह हो रहा है। 5 बड़े विद्रोह हुए। लिबरेशन जो बीएलए है, लिबरेशन आर्मी, वो लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बना रही है। 200 लोग इस इलाके में मारे गए हैं। अब तक का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक था। और ये मैप जो आपको दिखा रहा हूं मैं, इसके जरिए समझिए कि एग्जैक्ट क्या पोजीशनिंग बलूचिस्तान की है, एग्जैक्ट क्या पोजीशनिंग पाकिस्तान में लाहौर पंजाब की है। और इंडिया, ये जो आप ग्रीन लाइन दिख रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसे मैं एलओसी कहते हैं, लेकिन ये वाला एरिया बहुत सेंसिटिव है। ये अरेबियन सी का एरिया है। और इधर देखिए अफगानिस्तान को भी इस बात से दिक्कत है क्योंकि लिबरेशन आर्मी के लोग अफगानिस्तान में भी दाखिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वाला जो एरिया है, यहां पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बहुत बार हवाई हमले किए हैं, बहुत बार एयर स्ट्राइक की है बलूचों को तबाह और बर्बाद करने के। लेकिन ये इलाका पहाड़ी इलाका है, यहां पर किसी भी सेना का कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। मैप के जरिए मैंने आपको आखिर समझा बता दिया कि लड़ाई असल में हो कहां पर रही है और मसला क्या है। अगला ग्राफिक, पाक के लिए क्यों अहम बलूचिस्तान है, असल लड़ाई की वजह आपको बता रहे हैं। वजह नंबर 1 जो है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रांत बलूचिस्तान है और यहां पर बहुत सारे एसेट्स हैं जिस पर पाकिस्तान कब्जा चाहता है। वजह नंबर 2, ईरान के साथ अफगानिस्तान में भी साझा वहां पर चीजें हो रही हैं, इस वजह से भी पाकिस्तान इस इलाके में रहना चाहता है और यहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगाने की कोशिश में तमाम मुल्क हैं। समुद्री किनारा होने की वजह से रणनीतिक तौर पर यह बहुत अहम हो जाता है और इसीलिए इस इलाके में, क्योंकि यहां पर नीचे अरेबियन सी था, अगर आपको याद हो मैप में, तो आवाजाही बहुत आसान हो जाती है। समुद्री किनारा होने की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बिजनेस है वो ज्यादा बेहतर हो जाता है। पाकिस्तान के लिए कनेक्टिविटी का एक गेटवे है जो इसको अरब सागर से, पैसिफिक ओशन से, अटलांटिक ओशन से और साउथ चाइना सी जो इस तरफ है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड, वहां से जोड़ता है। ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में है जिसमें बहुत सारा निवेश चीन ने किया हुआ है और यहां पर उसके जरिए वो अरब सागर में पहुंचना चाहता है, इसलिए पाकिस्तान इसको नहीं छोड़ा है। वजह नंबर 6 आपको बताने जा रहे हैं किस तरीके से यहां पर बहुत क्रूशियल है पाकिस्तान का रहना। यहां समुद्र में चीन ने बंदरगाह बनाया है और बहुत भारी भरकम पैसा पाकिस्तान को इसके लिए मिला हुआ है। यह वजह भी है कि बलूचों की वजह से इस इलाके को छुड़ाने की कोशिश में पाकिस्तान है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। वजह नंबर 7 क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी के तहत अरबों डॉलर का निवेश यहां पर चाइना ने किया है। पाकिस्तान गले तक कर्ज में डूबा हुआ है, इसलिए भी मजबूरी है कि वो इस इलाके को कस कर रखे, पकड़ कर रखे। चीन मध्य एशिया, मध्य पूर्व को जोड़ने वाला यह हब है, क्योंकि आप देखिए वेस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड, ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड को पूरा ये जोड़ता है बलूचिस्तान, क्योंकि समंदर नीचे है। तो आवाजाही के साथ साथ पूरी दुनिया को जोड़ने का एकमात्र रास्ता यह है। बलूचिस्तान में प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा, सोना, मिनरल बहुत बड़ा भंडार है, यानी इतना रिच है यहां पर सब कुछ, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस इलाके का दोहन करना चाहता है, यहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, यहां पर लोगों को बुलाना चाहता है। पाक की ऊर्जा सप्लाई का बड़ा हिस्सा, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, वो बलूचिस्तान से ही आता है और इसीलिए पाकिस्तान की
मजबूरी है कि लिबरेशन आर्मी से इस इलाके को बचा कर रखे, छुपा कर रखे, लेकिन वो होता दिख नहीं रहा है। अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये पूरा जो इलाका है यहां पर बहुत क्रूशियल हो जाती है सारी चीजें। अगला ग्राफिक देखिए क्या है, चीन यूएस के लिए क्यों खतरनाक है बलूचिस्तान। पहला खतरा देखिए, बलूचिस्तान की भौगोलिक हालत बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। यहां किसी भी आर्मी के लिए काम करना बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। दूसरा खतरा, दुनिया की कोई भी आर्मी इस इलाके को कंट्रोल नहीं कर सकती। सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि इस इलाके को कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए जो आप नहीं दे सकते। हजारों लाखों लोगों की आर्मी भी इस इलाके में एक्टिव नहीं हो पाती। तीसरी जो सबसे बड़ा खतरा है, विद्रोहियों के लिए हमला करना बहुत आसान है। ऊंचे नीचे इलाके हैं, पहाड़ियां हैं, जंगल है, जहां से विद्रोही जो लिबरेशन आर्मी के लोग हैं वो सेना पर हमला करते हैं और लोग इस कोऑर्डिनेटेड अटैक को समझ नहीं पाते। चौथा बड़ा खतरा क्या है, सेना के लिए कंट्रोल बनाए रखना काफी ज्यादा खर्चीला है। यहां पर एक्टिव होने के लिए बहुत पैसा चाहिए। 20 साल तक अमेरिका यहां पर था, अफगानिस्तान में अरबों डॉलर खर्च हुए, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हो पाया। पांचवा बड़ा खतरा क्या है, पाक आर्मी के खिलाफ पूरे प्रांत में जबरदस्त नफरत यहां पर है, क्योंकि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने जबरन बलूचों पर कब्जा किया, उसे आजादी नहीं दी, और जिन्ना को भी इसका दोषी मानते हैं क्योंकि जिन्ना ने पैरवी की थी इसकी आजादी की। छठवां खतरा क्या है, बलूच विद्रोहियों को आम जनता का बहुत समर्थन है, लोकल बहुत उनको सपोर्ट करते हैं, इसीलिए पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो यहां पर कोई एक्शन करे, कोई ऑपरेशन करे, क्योंकि लोकल लोग उन्हें इत्तला देते हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन देते हैं। अगला ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये इलाका और सेंसिटिव है और अहम चीजें क्या क्या है। देखिए, बलूचिस्तान की जो रेत है उसके नीचे क्या क्या, एसेट नंबर 1 बता रहा हूं, रेत के नीचे भारी मात्रा में प्राकृतिक खनिज मौजूद है, मिनरल्स बहुत सारे हैं, इसीलिए पाकिस्तान इस इलाके को छोड़ना नहीं चाह रहा। दूसरा एसेट यहां पर क्या है, यूरेनियम, सोना, तांबा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार है, जिसको बेचकर पाकिस्तान अमीर, बहुत अमीर बनना चाहता है। एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को नहीं छोड़ना चाहता। एसेट नंबर 3 आपको दिखाने जा रहे हैं, संसाधन पाकिस्तान की आर्थिक तस्वीर बदल सकते हैं। कर्ज में डूबे पाकिस्तान को लगता है कि यहां की प्राकृतिक संपदा को बेचकर वो मालामाल हो जाएगा, उसकी जो तंगहाली है वो खत्म हो जाएगी, पैसे की किल्लत और दिक्कत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चौथा एसेट जो वहां पर है, बलूचिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी वहां का खजाना है, क्योंकि वहां पर बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे जो प्रेशियस स्टोन भी हो सकते हैं, यह अंदाजा है। वहां पर पेट्रोल मिल सकता है, क्रूड मिल सकता है, पाक खनिज के जरिए आर्थिक मुश्किलें दूर करना चाहता है। वहां पर जो मिनरल, वहां पर बॉक्साइट ओर है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, स्टील है, इसके अलावा यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार वहां पर हो सकता है। नीलम, पन्ना, पुखरा जैसे जो बेशकीमती पत्थर है वहां पर है। निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए संसाधन तक पहुंच की कोशिश है, क्योंकि पैसा कोई और लगाए, खर्चा कोई और करे, उसका दोहन, उसका फायदा पाकिस्तान उठाना चाहता है। और इसीलिए देखिए, चीन वहां पर निवेश कर रहा है, उसका फायदा कौन उठा रहा है, पाकिस्तान उठा। अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस पूरे इलाके में अब जो क्रूशियल जो एसेट मैन्युफैक्चरिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ये ग्राफिक्स आपने देखकर कम से कम ये तो समझ ही लिया होगा कि आखिरकार किस तरीके से अब पाकिस्तान बलूचिस्तान को नहीं छोड़ना चाहता और बलूच लिबरेशन आर्मी क्या कुछ करेगी। बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके जरिए इस पूरे मसाइल को समझने जानने की कोशिश करेंगे। और बड़ा सवाल सबसे यही होगा कि क्या बलूचिस्तान की आज़ादी का वक्त आ गया है, ये भी हम अपने पैनल से पूछेंगे। एयर कमांडर एन.के. मेहता साहब मेरे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ है, विदेशी मामलों के जानकार है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेहरान मरी बलूच एक्टिविस्ट है, रिप्रेजेंटेटिव है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अनी खान कुछ ही वक्त में मेरे साथ जुड़ने वाली हैं, उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं अपने डिफेंस एक्सपर्ट से पूछूंगा। सर, जिस तरह का कोऑर्डिनेटेड ये अटैक बलूचिस्तान में बीएलए ने किया है, पिछले 40 सालों से लगातार वहां पे विद्रोह हो रहा है। 1952 से लेकर 47 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके कुछ ही दिन के बाद बलूचिस्तान आज़ाद हुआ। जिन्ना साहब वहां पर गए, वहां पर बातचीत की, लेकिन फिर वही धोखा, पीठ में छुरा घोपा जिन्ना साहब ने भी, और पाकिस्तान ने जबरन बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। अभी जिस तरह का अटैक बीएलएस कर रहे हैं और 200 लोग मारे गए हैं, और लगातार अब बीएलएस ने कह दिया कि जब तक आज़ादी हासिल नहीं होगी ये अटैक्स नहीं रुकेंगे। क्या पाकिस्तान का जजमेंट डे बहुत करीब है और क्या बीएलए अब पाकिस्तान के गले की फांस बनने जा रहा है? देखिए, जैसे आपने कहा कि ये बलूचिस्तान का जो अटैक है या विद्रोह है, नया नहीं है। ये 1948 में देश की आज़ादी के साथ ही शुरू हुआ था, तो 48 से 50 तक चला। उस समय इसको करात बोलते थे, करात का सेशन हुआ। फिर 60 और 70 के दशक में चला, फिर 2000 के बाद चला। लेकिन अभी जो चल रहा है वो बहुत तेज, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गए हैं। पहले इक्का दुक्का होती थी। इसका मेन कारण ये है कि आपने जैसे बताया कि पाकिस्तान का ये बलूचिस्तान का एरिया 45% ऑफ पाकिस्तान का एरिया बलूचिस्तान में है और 10% पॉपुलेशन है। एरिया डिफिकल्ट है, टेरेन डिफिकल्ट है, लेकिन वेरी रिच इन मिनरल, गैस, नेचुरल रिसोर्सेज और अभी रेयर अर्थ मेटल का भी पता चला है। और चाइना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। बेल्ट एंड रोड एंड जो अपना एक पोर्ट बनाया हुआ है, इस एरिया का 3 हिस्से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक
एक इसकी बाउंड्री लगती है ईरान से, दूसरी बाउंड्री लगती है अफगानिस्तान से, और तीसरी लगती है इसकी जो सी का एरिया है, पोर्ट का एरिया है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान इसको हैंडल नहीं कर पाया, सक्सेसिव गवर्नमेंट है, पाकिस्तान टोटली फेल्ड। अब उन्होंने नया पैंतरा अपनाया, इंडिया को ब्लेम कर दो कि इंडिया कर रहा है। इंडिया का जैसे फॉरेन पॉलिसी रही है, कभी भी किसी दूसरे देश की, पड़ोसी देश की खास करके किसी में भी हमने इंटरफेयर नहीं किया। जब जब सबर का बांध टूट गया है, अब कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट भी इसमें जागृत हो गया है, चाइना का तो पहले ही था। इंडिया के लिए बहुत अच्छा है अगर पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए, लेकिन डिस्टर्ब्ड कंडीशन इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अभी मैं नहीं देखता कि नियर फ्यूचर में बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा और आजाद हो जाएगा। लेकिन अगर हुआ तो इंडिया विल बी द मोस्ट हैप्पी। हम इंडिया सबसे पहले इसको एक्सेस देंगे। इतना आसान नहीं लग रहा लेकिन अभी, लेकिन जिस तरह से इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, अगर पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन को ठीक नहीं किया, उसको कंट्रोल नहीं किया, जो एनफोर्स्ड उठा के ले जाते हैं, डिसअपियरेंस होता है, एनफोर्स डिसअपियरेंस होता है, बंदों को पता नहीं चलता, जो जो लोकल पॉपुलेशन के ऊपर अटैक होता है। और बेस्ट इज इसका इतने इकोनॉमिक एसेट्स हैं, जो संपदा है उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन लोकल में डेवलपमेंट कोई नहीं किया। टेरेन बहुत डिफिकल्ट है। आपने कहा कि किसी भी आर्मी के लिए पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है लेकिन बड़ा एक्सपेंसिव है, और पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। इस एरिया को मेंटेन करना आर्मी के लिए बहुत ज्यादा आर्मी चाहिए, टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, हाई ऑल्टीट्यूड है, और पाकिस्तान के पास पैसा है नहीं है। और इसलिए मैं नियर फ्यूचर में ये बढ़ता जाएगा। पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं है, कोई प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसका कोई साथ नहीं दे रहा, उसके अंदर इतना है, और भीख मांगे, कटोरा मांगे पूरी दुनिया में जा रहे हैं। तो इसलिए जिस तरह से वो हैंडल कर रहे हैं वो वेरी वेरी पुअर, और हालत बद से बदतर होती जाएगी। ठीक है, बेहतर ऐसा पॉइंट टेकन। मैं महरीन साहब के पास जा रहा हूँ। महरीन साहब, आप तो बलूचों के प्रतिनिधि हैं, आपने बलूचिस्तान का जो इनसाइड स्टोरी है, हालते हाजरा आप जानते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इट्स अ हाई टाइम कि अब बलूचिस्तान को आज़ादी मिल जाए पाकिस्तान के चंगुल से, और जो नेचुरल रिसोर्सेज, जो एसेट है, वो अफगानिस्तान के हैं और उन्हें मिलनी चाहिए सर। एब्सोल्युटली जी, हम बुनियादी नुक्ते को नजरअंदाज करते हैं या अवॉइड करते हैं, पता नहीं विच वन इज ट्रू। देखें, बलूचिस्तान इलीगली ऑक्यूपाई हुआ, ऑक्यूपाई हुआ, ये तो हम इंडिया से पहले हम आजाद हुए, 11 अगस्त को आजादी हुई, इंडिया तो 15 को हुआ कॉलोनियल पावर से। फिर 27 मार्च को हम ऑक्यूपाई हुए। पाकिस्तान वाज क्रिएटेड एज अ बफर जोन अगेंस्ट द सोवियट्स। पाकिस्तान वुड नॉट सर्वाइव अगर बलूचिस्तान को ऑक्यूपाई नहीं करता। ये ऑक्यूपेशन को मेंटेन रख रहा है, नहीं तो 71 के बाद जो आज का पाकिस्तान है उसको वेस्ट बांग्लादेश होना चाहिए। देयर इज नो सच थिंग एज पाकिस्तान, वो वेस्ट बांग्लादेश है। तो बलूचिस्तान शुड बी इंडिपेंडेंट एंड इट विल बी इंडिपेंडेंट। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपके समझदार पैनलिस्ट भी कभी इसको इतना लाइटली लेते हैं कि हम किसी के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इंडिया का तो ऑब्लिगेशन बनता है एज ए रीजनल सुपर पावर, और पूरे दुनिया का बनता है, खाली इंडिया का नहीं। हम खाली इंडिया के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, पूरे दुनिया का बनता है। हाउ कम द वर्ल्ड इज साइलेंस? कहीं भी दुनिया में जंग हो, ऑक्यूपेशन हो, कोई ना कोई तो बात करता है। बलूचिस्तान के जंग और इलीगल ऑक्यूपेशन के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। पता नहीं पाकिस्तान का खौफ है, अमेरिका का खौफ है, नो आइडिया। महरीन साहब, आप बताएं, इसीलिए तो आपको आज शो में बुलाया। मैं चाहता हूं आप तफसील से हर चीज बताइए, सबको पता होना चाहिए सर। और ये जो पाकिस्तान का घमंड है, 2 नंबर के पिज्जा बेचने वाले मोटे जनरल्स, ये तो बिजनेसमैन है। ये बलूचिस्तान को ब्रीफ केस में दुनिया में घुमा के ब्रीफ केस खोल के दिखाते हैं ये बलूचिस्तान, अपना भाव बढ़ाने के लिए। इनका तो हैसियत और अहमियत कुछ है ही नहीं दुनिया में। हमारा मजबूरी ये है कि शायद हम अभी ताकतवर, नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू गेन इंडिपेंडेंस, जैसे प्रीवियस और बोलते अभी नहीं देखते। इंशाल्लाह आप देखें, अगर तालिबान अमेरिका और नेटो फोर्सेस को भगा सकता है, आपके ख्याल में हम पंजाबी फौज को नहीं भगा सकते? हम इतने कमजोर नहीं है, हम भी तालिबान, हम सेम ही रीजन के लोग हैं। हम हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। हमेशा हम कॉलोनियल पावर्स के खिलाफ रहे, अंग्रेजों के खिलाफ हमने 300 साल जंग किया जब इंडियन ऑक्यूपेशन था, इंडिया को इन्होंने ऑक्यूपाई किया था। तो इसीलिए अंग्रेजों ने तोहफे के तौर पे जिना को इस्तेमाल करके बलूचिस्तान इनके चुंगल में डाल दिया, पंजाबियों की फौज की। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि हम आज़ाद नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। इट्स आवर डेस्टिनी एंड इट्स आवर फेट, और इट ऑल डिपेंड्स हम कितना खून बहाने के लिए रेडी हों। और बलोच कौम रेडी है। आप देख रहे हैं कि हमारे जो रीजन में
औरतों का बहुत डोर्साइल रोल होता है जनरली, और बलोच वुमेन आर द फोर फ्रंट ऑफ दिस वॉर ऑफ लिबरेशन। ये एक बहुत खुशाइन बात है। हमारी छोटे लड़कियां और बुढ़ी औरतें, बुढ़े सब, इट्स अ नेशनल लिबरेशन मूवमेंट। ये कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं है जो वो Right. ब्रीफकेस दिखा के फिर बलोचों को ट्रंप बोलता है ये दहशतगर्द है। वो तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं। पाकिस्तान एक मार्केटिंग है जो फौजी चला रहे हैं बेचारे पाकिस्तानी सारे, वो भी ठोकर खा रहे हैं पाकिस्तान में। ये फौज का टोला जो है, ये बुर्जुआजी ग्रुप जो है पंजाबी एलीट का, ये खा रहा है पी रहा है। और उधर ट्रंप बैठा है इसके जैसे दुकानदार। तो आजकल दुकानदारों का, लेकिन दुनिया खाली दुकानदारी से नहीं चलता है जी। तो गैरतमंद कौम इस दुनिया में मौजूद है और हमारे रीजन में बिल्कुल है। हम अपना आज़ादी लेके रहेंगे। बेहतर बेहतर। मैनन साहब प्लीज स्टे विथ मी। मैं संजीव सर के पास जाऊँ। संजीव सर, हम ये बात बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को क्यों नहीं छोड़ रहा है। बिकॉज ऑफ एसेट, बिकॉज ऑफ मिनरल्स, बहुत टैक्टिकल पोजीशन है, अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान है, ग्वादर पोर्ट वहाँ पर है, चाइना ने बहुत पैसा वहाँ लगा रखा है। लेकिन अब वो एक तरह से पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं भारत पर कि बलूचिस्तान में जो आर्मी है उसको भारत फंड करता है, उनको आर्म्स एम्यूनिशन हम सप्लाई करते हैं। रणधीर जायसवाल साहब का बयान मैं चला रहा हूँ स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी नाकामी को छिपाने के लिए भारत का जिक्र बार बार मत करिए। और बलूचों का जो मामला है सर, वो 4-5 दशकों पुराना है। भारत क्या 50 साल से बलूचों को फंड कर रहा है? क्या 50 साल से बलूचों को वो आर्म्स एम्यूनिशन सप्लाई कर रहे हैं? लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ सर, क्या अब बलूचिस्तान के पूरे मसले को इंटरनेशनल फर्टर्निटी को एड्रेस करना चाहिए? क्या वहाँ के आवाम के, वहाँ के लोगों को जो कत्लो-गारत वहाँ मची हुई है, थोड़ी सी मानवता दिखाने का वक्त आ गया सर? ये पाकिस्तान जो चाहेगा वो करेगा, जैसे चाइना करता है वहाँ पर अपने यहाँ मुस्लिम आवाम के साथ, पाकिस्तान बलूचियों को तो ऐसे काटता है जैसे गाजर मूली काट रहे हैं आप। संजीव सर। हाँ, देखिए बलूच लोगों की एक अपनी पहचान है, वो अपनी उनकी आइडेंटिटी है, उनकी एक सभ्यता है, संस्कृति है, भाषा है, बोली है, और उनका एक अपना इतिहास है। और जाहिर है कि ये जो बलूच आबादी है, ये पाकिस्तान में तो है ही, और जाहिर है कि इसका जो विस्तार है वो ईरान में भी है, वो अफगानिस्तान में भी, और विश्व के अनेक जगहों पर जो प्रवासी जो बलूची हैं वो विश्व भर में अपना उन्होंने स्थान बनाया है। और वो लगातार अपनी जो आइडेंटिटी को बचाने के लिए जिस स्तर से भी हो सकता है वो संघर्ष करते हैं, और लगातार अपनी बातों को वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष रखते हैं। हमने ये भी देखा है कि समय समय पर विश्व की अनेक कैपिटल्स में बलूच लोग वहां जाकर के धरने प्रदर्शन इत्यादि करते हैं। और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की सेना के द्वारा, वहां की पुलिस फोर्सेस के द्वारा, वहां के इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा जिस तरीके से बलूच आबादी को प्रताड़ित किया जाता है, उनका फोर्स डिसअपीयरेंस होता है, उनकी हत्याएं की जाती हैं, उनके महिलाओं और बच्चों के साथ बर्बरता की जाती है, उन सारे विषयों को वो समय समय पर उठाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वो एक इंटरवेंशन की जो मांग है बलूच लोग करते रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि अभी भी जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस सारे विषयों का गहरा संज्ञान लेना चाहिए, वैसा संज्ञान अभी भी नहीं लिया गया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बलूच लोग अपनी जो पहचान को बना करके रखने के लिए संकल्पबद्ध हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान में ये जो पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन जो पाकिस्तान का है, जो पाकिस्तान के जो वास्तविक रूलर, जो पाकिस्तान की सेना, वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI और वहाँ के जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, उनके अंदर एक पंजाबी जो डोमिनेशन, एक पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन जो दिखाई देता है, उसकी वजह से वो बलूच लोगों के साथ अभी एक दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट करते हैं। और तो पाकिस्तान में तो वर्तमान समय में ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि जब पंजाब के जो लोग हैं वो बलूचिस्तान की यात्रा करते हैं तो जो बलूच हैं पंजाबियों पर हमले कर देते हैं। आप सोचिए कि किसी भी राष्ट्र में अगर एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों के ऊपर हमले करने शुरू कर दें तो उसको आखिर क्या कहा जाए? वो तो एक अघोषित रूप से एक गृह युद्ध जैसी स्थिति है। और हमने देखा है कि यह बलूच लिबरेशन आर्मी हो, बलूच लिबरेशन फ्रंट हो, वो लगातार अपने जो भी वो अपनी जो रेसिस्टेंस को, अपनी जो गतिविधियों को लगातार जिस तरीके से कैरी आउट कर रहे हैं। और ऐसे में जाहिर है कि ये पाकिस्तान की जो हुक्मरानों के लिए और उनके द्वारा जो हर तरीके के जुल्म और बर्बरता जो बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर की गई है, उसकी वजह से जाहिर है कि जो बलूचिस्तान के लोगों का जो असंतोष है उसका भी लाभ BLA और BLF को मिलता है, और इसी वजह से वो बड़े ऑपरेशंस करने में कामयाब हो रहे हैं।
तो मेरा ऐसा मानना है कि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान के आज तक की डेट में तो वो पाकिस्तान का ही पार्ट है, और पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल के लिहाज से प्रोविंस है। ये अकूत प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो यहाँ पर जो संपत्ति और संसाधन मौजूद हैं। लेकिन अगर बलूच लोगों की बात करें तो वो कितने दयनीय हैं, कितने ज्यादा इग्नोर्ड हैं, और उनको इग्नोर्ड ही नहीं, उनको सप्रेस्ड भी किया गया है। और जब बलूच लोग अपनी बेसिक एमिनिटीज को हासिल करने की आवाजें उठाते हैं तो उनका दमन किया जाता है। उनके प्राकृतिक संसाधनों को चाइना के हवाले कर दिया गया है। चाइना की जो बड़ी कंपनीज हैं वहां पर जाकर के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही हैं। और अब अमेरिका को भी इनवाइट किया जा रहा है कि आप हमारा रेयर अर्थ ले लो, हमारा ये ले लो, वो ले लो। ये जो बलूच लोगों का आखिर जो बलूच लोगों को इसका क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। बलूच लोगों को सिर्फ प्रताड़ना मिलती है, उनके ऊपर दमन शोषण मिलता है, और यही कारण है कि उनका जो रिसेंटमेंट है, उनका गुस्सा है, वो बढ़ता जा रहा है। बेहतर सर, अयानी खान मेरे साथ जुड़िए, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। यानी मेरे साथ मेहरान मरी जी भी हैं, बलूचिस्तान की वहाँ के कौम के, वहाँ के लोगों की रहबरी की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके। आखिर ये बलूचिस्तान वाला जो मसला है, ये मसाइल यानी क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? क्यों नहीं बातचीत के ज़रिए इस चीज़ को बेहतर किया जाए? वो आपको मार रहे हैं, आप उनको मार रहे हैं। कल इतना बड़ा हमला हुआ 2 दिन पहले, 200 लोग हलाक हुए हैं। अब उसमें बलूच भी थे, उसमें पाकिस्तानी आर्मी के रेंजर्स भी थे, आपके यहाँ के आर्मी के बहुत सारे पर्सनल थे, पब्लिक एसेट्स को नुकसान पहुँचाया गया, कुछ लोगों को अगवा कर लिया गया। पाकिस्तान इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल पा रहा है? अगर बलूच चाहते हैं कि एक हिस्सा उनको दे दिया जाए तो उसके लिए आखिर दिक्कत क्या है? और अगर हिस्सा नहीं देना है तो लेट्स मेक पीस विद द पीपल दोज हु आर रिसाइडिंग इन बलूचिस्तान। ऐसा कुछ बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाल रहे हैं? अयानी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहले मैं आपको करेक्ट कर लूं, मरी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये बलोच के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये बलोच के नुमाइंदा नहीं है। बलोच के नुमाइंदा बलूचिस्तान के अंदर बैठे हैं और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। सेकेंडली, जो आपने बात की बलूचिस्तान के जो रिसेंटली हालात हैं, दुश्मन जब जंग के मैदान में नहीं जीत सकता ना, तो वो बाहर बैठे हुए दुश्मनों को इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के अंदर फसाद करने में। मरी साहब बहुत हंस रहे हैं, लेकिन मरी साहब से मेरा एक सवाल है, क्या आपके बच्चे आए बलूचिस्तान के अंदर अपने हुकूक की जंग लड़ने, अपने लोगों के हुकूक की जंग लड़ने, लेकिन आपको यही डर है कि यहाँ पे आपको पकड़ा जाएगा, इसलिए आप बाहर बैठे हो। यहाँ पे जो पढ़े लिखे हमारे मासूम बच्चे हैं उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अभी आपने बड़े आराम से कह दिया कि आप पश्तून जो हमारी बलोच बच्चियां हैं वो बाहर निकल रही हैं। सारी बलोच बच्चियां नहीं निकल रही। मैं खुद पिछले 2 माह मैं बलूचिस्तान के अंदर रह के गुजारा है मैंने, मैं वहां पे घूमती फिरती रही हूँ। बलोच बहुत अच्छे लोग हैं, बलूचिस्तान सारा बाहर नहीं निकला। कुछ दहशतगर्द निकले हैं, BLA हो या BLF हो, जिसको बाहर से दुश्मन फंड कर रहा है। क्या किसी बलोच के पास 5 लाख से या 10 लाख का असला हो सकता है? कभी भी नहीं। अयानी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पीयूष गोयल साहब ट्रेड डील पर कुछ कह रहे हैं, वाणिज्य मंत्री हैं देश के। मैं आपके पास आ रहा हूँ, बस प्लीज स्टे विथ मी, ऑल ऑफ यू प्लीज स्टे विथ मी। देशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं, क्योंकि ये वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के 140 करोड़ नागरिकों को, हर गरीब, किसान, मछुआरा, गांव में रहने वाला युवा, युवती, हमारी बहनें, महिलाएं, सभी के लिए ढेर सारे अवसर लाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल तय किया। साधारणतः तो हम पार्लियामेंट में बोलना चाहते थे इसके बारे में, लेकिन हम सबने देखा वो भद्दा दृश्य, जिस प्रकार से विपक्ष, विशेषकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र पक्ष DMK, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कितना भद्दा व्यवहार आज उन्होंने पार्लियामेंट में किया। माननीय अध्यक्ष जी की आसन तक पहुंचकर उनका अपमान किया। मैं घोर निंदा करता हूं विपक्ष की, राहुल गांधी जी की, जिसके कारण हम पार्लियामेंट के बदले आज आपके समक्ष यहां पे जानकारी देने आए हैं। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्रता के
रखते प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो उनके आत्मीय संबंध है, उसके मद्देनजर जो ट्रेड डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ फाइनलाइज की है, वो हमारे सभी पड़ोसी, सभी आसपास के देश, सभी जो देश हमारे साथ स्पर्धा करते हैं, उन सभी देशों में सबसे बढ़िया डील भारत को मिली है। आप सबको, हम सबको मिली है, जो देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत लाती है। हम सब जानते हैं, महीनों से हमारी नेगोशिएटिंग टीम्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ लगातार डायलॉग बनाए हुए थी, बातचीत में कर रही थी। कई सारे जटिल विषय थे, कई सारी समस्याएं थी। भारत के ऊपर 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा हुआ था। उद्योग जगत को, हमारे किसानों को जो बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं, सभी को तकलीफ हो रही थी। हमारे मरीन एक्सपोर्टर्स, सी फूड एक्सपोर्टर्स भी दिक्कत में थे। वस्त्र क्षेत्र, टेक्सटाइल सेक्टर में भी आवश्यकता थी कि ये रेट कम हो। यहां तक कि कुछ दिन पहले तक। और फिर से हम डिबेट पर वापस आ रहे हैं। खास मेहमान मेरे साथ बने हैं। मेरे साथ एनके मेहता साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार है, मेहरान मारी मेरे साथ है, बलूच रिप्रेजेंटेटिव है, आयनी खान मेरे साथ है, पाकिस्तानी पत्रकार है, जुड़ी हुई है। आयनी, आप कुछ कह रही थी, मैं चाहता हूं अपनी बात को आप पूरा करें, उसके बाद मैं मेहरान साहब के पास जाऊंगा। आप सुन पा रही हैं मुझे आयनी? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ। हाँ, मेरा सवाल एक और था, एक आप अपने जवाब में इसको भी दाखिल करें। मेरा सवाल ये, कौन ब्रेन वॉश कर रहा है? आप बलूचिस्तान में रह के आई 2 महीने के लिए, आप उस खित्ते में थी, आपने देखा वहां पे क्या चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है ना कि आर्मी पर हमले हो रहे हैं, कोवर्ट ऑपरेशन किए जा रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी की जान जा रही है। मैम, सरकार की जान नहीं जा रही, शहबाज शरीफ नहीं लड़ने जा रहे हैं, वहां पाकिस्तानी रेंजर्स की जान जा रही है। आनी खान, देखिए, पाकिस्तान आर्मी की जान से जब ऑपरेशन किए जाते हैं तो फिर मरी साहब जैसे लोग फिर कहते हैं कि देखें हमारे बलोचों का कत्लेआम किया जा रहा है। मैं फिर कह रही हूँ, बलोच पुरअमन कौम है, बलोच बहुत खूबसूरत लोग हैं, मैं खुद उनके साथ रह के आई हूँ, उनकी मेहमान नवाजी मैंने देखी है। हालांकि मैं जब जा रही थी, मेरे घर वाले को मारा जा रहा है तो तुम भी पंजाबी हो, तुम कैसे जाओगी? मैंने वहां पे 2 महीने गुजारे, मैंने उन लोगों की मेहमान नवाजी देखी है। लेकिन लोग आयानी, आपका शायद नेटवर्क नहीं आ रहा, सम ऑडियो ग्लिच। मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। मेहरान साहब, जो बात आयानी खान कह रही हैं कि आप देश से बाहर बैठे हुए हैं और आपको वहाँ के अगर आवाम की फ़िक्र होती है, आपके बच्चे वहाँ पर होते हैं, आप वहाँ पर होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि देश के बाहर रहें, देश के अंदर रहें, जो गलत है वो गलत है। मेहरान साहब, ये आप अंदाजा करें, पाकिस्तानी फौज के नुमाइंदों का बात सुन के आदमी को हंसी भी आता है, लेकिन बहुत सीरियस टॉपिक है तो हंसना मुनासिब नहीं है। ये हमको ऐसा कोई जू का जानवर नहीं है, हमें देख के आई हूँ अच्छे मेहमान नवाजे, और उनका लीडर इनके हिसाब से पाकिस्तान का बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर जो है सरफराज बुगटी, वो नुमाइंदा है बलोचों का। एक मजाक है जी। ये इस अवाम को मुझे हैरान होता है, ये तो पढ़े लिखे, हम तो जाहिल लोग हैं, ये तो हमारा सारा माल खा के पढ़े लिखे बाहर मुल्कों में इतने नादान है, नादान नहीं है। इनको डर लगता है जब हमारा आजादी का आसरा भी, इनको खौफ आ जाते हैं, नींद में देखते हैं बलूचिस्तान ये तो भूख से मरेंगे। आपके ख्याल में रावलपिंडी के मदरसे का पैदावार व्हाइट हाउस में क्यों बैठा? ये बलूचिस्तान की ब्रीफ केस के बलबूते में, अदरवाइज ये रावलपिंडी के मदरसे का आदमी कहाँ? डोनाल्ड ट्रंप का। इनका हैसियत जो दुनिया में है, टोटल वाइबिलिटी हमारे वजह से है। और देखिए कैसा कंडेसेंडिंग डाउन टोन में हमारे साथ बात करते हैं। ये बैठे हैं बाहर मुल्क में, इन्हों के सारे पिज्जा एक्सप्रेसेस पता नहीं कहाँ था, पापा जॉन, सारे बिजनेस दुबई दुनिया में बनाए, हम एक घर में बैठे हैं तो इनको तकलीफ होता है। आप अंदाजा करें द माइंड सेट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पाकिस्तानी मिलिट्री। दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। आयानी, आप मुझे सुन पा रही हैं? आयानी खान? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ। आयानी, आप मुझे सुन पा रही हैं?
चलिए कुछ ऑडियो का इशू है, इनके पास हम जाएंगे दोबारा। मेहता साहब, अभी जो जिस तरह का हालत हाजरा वहाँ पर है, पाकिस्तान बार बार ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि भाई बलूची आर्मी को, लिबरेशन आर्मी को भारत फंड करता है, हम उनको हथियार मुहैया कराते हैं। इस तरह के आरोप लगाकर मुझे लगता है पाकिस्तान अपनी नाकामी और अपनी खामियों को छिपाने की कोशिश करता है सर। जो ये इल्जाम लगाते हैं ना कि इंडियन आर्मी बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रही है, उनको आर्म सप्लाई कर रही है, उनको मैं याद दिला दूं, जब इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को अलग करना था तो 14 दिन में डायरेक्टली जाके अटैक करके 14 दिन को ईस्ट पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश से बना दिया। और मेरे को लगता है शायद समय आ गया है, इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप को ये सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से बलूचिस्तानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हद कर सेम सिचुएशन है जो ईस्ट पाकिस्तान से, जैसे इन्होंने कहा, तो इसलिए समय आ गया है कि इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप शायद ये डिसीजन ले कि अब जाके खुल्लम खुला जाके बलूचिस्तान को अलग करके एक अलग देश बनाया जाएगा, क्योंकि ये हद होगी। आफ्टर ऑल किसी जमाने में बलूचिस्तान भी भारत का हिस्सा था, है तो हमारे ही भाई ना। अगर उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो ये भारत का, इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इंडियन गवर्नमेंट शुड टेक। बट हम छुपके से नहीं करते, हम इनकी तरह टेररिस्ट नहीं भेजते पाकिस्तान की तरह से, हम सीधे घुसकर मारेंगे सर। हाँ, हम घुस के मारेंगे, बता के मारेंगे, अपना निशाना डिसाइड करेंगे कब मारना है, कहाँ मारना है, कैसे मारना करके हम बलूचिस्तान को आजाद कराने में 14 दिन भी लगेंगे। एक तो एक हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगा, उससे भी शायद काम हो जाए बलूचिस्तान को आजाद कराना। तो लेकिन इनको हम पीछे से वार नहीं करेंगे, हम छुप के नहीं करेंगे तो खुल्लम खुल्ला करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करता हूँ कि समय आ गया है, बलूचिस्तान वालों की सुनी जाए और उनको एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया जाए। अब संजीव सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रम्प कई बार नोबेल मांगते रहते हैं, मैं कह रहा हूँ एक आध नोबेल भारत के हिस्से में भी आ जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल जाए, राजनाथ सिंह जी को मिल जाए, एस जयशंकर साहब को मिल जाए। क्यों नहीं बलूचिस्तान के लिए भारत सरकार अब अपनी आवाज़ बुलंद करती है? क्यों नहीं वहाँ पर एक वॉइस रेज होनी चाहिए कि भाई ट्रम्प साहब दुनिया भर में शांति कराते फिरते हैं, तो क्यों ना हम भी एक आध नोबेल ले ही लें, बलूचिस्तान को रिहा करा दें। क्या कहते हैं आप? यानी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपके पास आ रहा हूँ आपके पास। जी जी, मैं सुन पा रही हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ संजीव सर प्लीज। देखिए, बलूचिस्तान यदि कभी आजाद मुल्क बनेगा तो जाहिर है कि वो पाकिस्तान के जो हुक्मरानों के द्वारा जो बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है और जो उनके द्वारा मिस गवर्नेंस, सप्रेशन, दमन इत्यादि किया जाता है और उनका जो कुशासन है, उसकी वजह से ये बनेगा। और ये जो पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन का जो अप्रोच है कि पंजाबी ही सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति में रहें और अन्य जो है सेकेंडरी रहें, वो जो एक विभाजनकारी जो सोच है, उसकी वजह से देखिए तो पाकिस्तान का पहले भी एक विभाजन हो चुका है। जो बंगाली जो मुस्लिम जो थे, उनके साथ जो पाकिस्तान की सेना ने जिस तरीके की बर्बरता, अत्याचार, जीनोसाइड किए, उसका परिणाम ये हुआ कि बांग्लादेश अलग मुल्क के तौर पे सामने आया और पाकिस्तान दो भागों में विभाजित हो गया। और अब उसी तरीके का जो ट्रीटमेंट, जिस तरीके की पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले हुक्मरान वो बलूचों के साथ कर रहे हैं, पश्तूनों के साथ कर रहे हैं, सिंधी कम्युनिटी के अंदर भी व्यापक असंतोष है। और हमारे जो कश्मीरी जो भाई बहन है वो तो अपनी टेरिटरी में वापस आना चाहते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान है वो कई भागों में विभाजित हो सकता है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा कारण होगा पाकिस्तान के जो हुक्मरानों का स्वयं का जो उनका जो एक शॉर्ट साइटेडनेस, ब्लाइंड साइटेडनेस, वो सबसे बड़ा कारण होगा, जिसकी की वजह से पाकिस्तान कई भागों में विभाजित हो सकता है। और देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो संगठन है, वो पाकिस्तान के लिए वर्तमान समय में टीटीपी पाकिस्तान में पहले ही बड़े हमले कर रहा था। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान का लक्ष्य पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना है, पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ को लागू करना है। और इस प्रक्रिया में टीटीपी पाकिस्तान की सेना और वहां की पुलिस फोर्सेस पर सीधे सीधे हमले करता है। लेकिन अब ये दिखता है कि पाकिस्तान के जो टीटीपी है, उसकी जो टैक्टिक्स हैं, उसको बीएलए और बीएलएफ भी अख्तियार कर रहे हैं। और वो भी पाकिस्तान की सेना को और वहां की पुलिस फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को सीधा सीधा टारगेट करते हैं, क्योंकि ये भी बीएलए, बीएलएफ या टीटीपी सभी जानते हैं, या पूरा विश्व भी जानता है कि पाकिस्तान की जो रियल रूलर्स हैं वो कौन है। और वो पाकिस्तान की सेना है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है। और उनके ऊपर ही अब ये जो चाहे वो बीएलए, बीएलएफ और टीटीपी हो, सभी सीधे सीधे हमले करते हैं। तो अब पाकिस्तान के जो हुक्मरानों का ये सोचना कि हम अपने देश की आबादी के साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते रहेंगे, बलूचों के साथ, पश्तूनों के साथ, सिंधियों के साथ, कश्मीरियों के साथ,
और उसके बाद हम ये सोचेंगे कि हमें कोई टच नहीं करे पड़ेगा, हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और सारे हमले अवाम पर ही होंगे। तो अब वो दिन बीत चुके हैं। पाकिस्तान की सेना के ऊपर ही अब ये BLA, BLF, TTP सीधे सीधे हमले कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही नाजुक दौर है और पाकिस्तान के लिए बहुत ही वल्नरेबल कंडीशंस, आर्थिक रूप से तो वो कंगाल स्थिति में है ही। 24 बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जा चुका है, फिर जाने की तैयारी में है। और लेकिन जो पाकिस्तान के जो आंतरिक जो वर्तमान समय में हालात हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक तो रूप से भी आप देखिए तो सबसे अधिक पॉपुलर लीडर जो पाकिस्तान का है वो पाकिस्तान की जेल में बंद है। और उसका जो एक एसोसिएट है DGISI जो थे फैज हमीद, उनको 14 साल की जेल की सजा में भेज दिया गया है। आसिम मुनीर, जाहिर है कि सारी शक्ति उन्होंने अपने हाथ में ले रखी है। तानाशाही क्या ये सर्वाधिकारवादी टोटलिटेरियन शासन दिखाई देता है 27वें संविधान संशोधन के बाद। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये जो पाकिस्तान की आंतरिक स्थितियां सुधारने के लिए वहां के हुक्मरान कोई कदम उठा रहे हैं। और ये जो रिसेंटमेंट, ये जो गुस्सा, ये जो विद्रोह जो बलूचों का है, जो पश्तूनों का है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये पाकिस्तान को कई भागों में विभाजित कर सकता है। इस तरीके की संभावनाएं ज्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। पॉइंट चेकन आईनी आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरा सवाल ये है कि एक तरफ तो आपके TTP भी लगातार पाकिस्तानी रेंजेस पर हमले कर रहे हैं, वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, स्कूलों पर हमले करते हैं और अलग अलग इलाकों में जाते हैं जहाँ पर सिविल एरियाज़ हैं। BLA आपके पीछे पड़ा हुआ है, TTP आपके पीछे पड़ा हुआ है। अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, भारत के साथ आप स्ट्रेस में हैं। 3 मुल्क हैं, तीनों तरफ से आपके साथ वो 3 फ्रंट वॉर की सिचुएशन रहती है। अफगानिस्तान के साथ भी BLAs भी लड़ रहे हैं और भारत के साथ भी रिश्ते कमोबेश बहुत अच्छे नहीं हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इसका एक सोल्यूशन सरकार क्या निकालेगी। दूसरा, पाकिस्तान बार बार ये तोहमत गढ़ता रहता है भारत पर कि हम BLAs को फंड कर रहे हैं, उनको हथियार दे रहे हैं। इतनी फुर्सत भारत को कहाँ है कि हम अपनी इकोनॉमी को देखें, अपने आर्मी को करें। हमारे पास खुद ही कमी है इन चीज़ों की, हम दूसरों के लिए क्यों अब ये हथियार और पैसे सप्लाई करेंगे? हमें तो अपनी ज़रूरतें हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हमारा डिफेंस बजट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन अभी भी आर्मी खुश नहीं है हमारे सप्लाई से। इसका मैं वन लाइनर जवाब दूंगी। कुलभूषण यादव आज भी हमारे पास है, तो वो इंडिया से मूंगफली बेचने पाकिस्तान नहीं आया था, दहशतगर्दी करने के लिए आया था। वो आज भी हमारे पास मौजूद है और सबूत है। आपने यहाँ पे बात की कि इंडियन आर्मी आप सामने आ जाए। 71 में इंडियन आर्मी सामने आई थी, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में उन्होंने कर दिया था। आज बांग्लादेश में भारत के साथ क्या हो रहा है उसके ऊपर आज भारत शोर मचा रहा है कि हमने कल आपके ऊपर एहसान किया था आपको आजाद करा के। तो यही मरी साहब होंगे जिनको आप अभी आजाद कराने के मशवरे दे रहे हैं। तो कल को देखिएगा कि फिर आईनी खान, माफी चाहता हूँ, लेकिन पता है बांग्लादेश हमारे लिए कैसा है? हमारे लिए बांग्लादेश एक ब्रेकफास्ट के बराबर भी नहीं है। आपको पता है बांग्लादेश हमारे लिए कैसा है? पूरे बांग्लादेश का जो साइज है हमारे यहाँ यूपी बिहार उससे डबल है बांग्लादेश से। आपको पता है ना? हमें कोई जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान की भी पूरी जो टेरिटोरियल, पूरी जो वहाँ की ज्योग्राफी, हमारे यहाँ यूपी है ना, उत्तर प्रदेश एक हमारे राज्य स्टेट है, वहाँ के राजपूत ब्राह्मण ही काफ़ी हैं खत्म करने के लिए। आर्मी को तो जाना भी नहीं पड़ेगा मैम। हमको पता है ना यूपी बिहार में क्या होता है, हर घर में आपको राइफल और वहाँ पे पिस्टल्स मिल जाएंगी। उसकी बात नहीं है। बांग्लादेश पर हमने एहसान किया है मैम, बांग्लादेश को ना हमने खुद लाइफलाइन दी, हमने एहसान किया कि भाई जाओ जी लो खा लो, और अभी भी हमने उनको पैसे दिए। अगर आप हमारा MEA का बयान देखें तो अभी भी हमने 60 करोड़ रुपीस बांग्लादेश को दिए कि भाई खाना पीना खा लो, बिजली की सप्लाई हो जाए, दवाइयाँ ववाइयाँ तुम्हारे यहाँ। हमने उन पर एहसान किया मैम। मच्छरों को मारने में बिलीव नहीं करता है भारत। मस्कीटोस बहुत अच्छा काम किया इंसानियत में। तो भारत का दुनिया भी मानती है कि इंसानियत में बड़ा आप लोग का नाम है। मोदी जी जो है इंसानियत के लिए बड़ा कुछ करते आए हैं। लेकिन मैंने पहले स्टार्ट यहाँ से किया था कि जब आप जंग के मैदान में किसी से नहीं जीत सकते ना, तो फिर जो जैसे कि हमारे पाकिस्तान में होता है, अब इंडिया का मुझे नहीं पता कि खानदानों के अंदर ना खुफिया लड़ाई। आपको क्या लग रहा है कि आपसे हम जीत नहीं पाए, पाकिस्तान से हम जीत नहीं पाए? मुझे लगता है कि मेहता साहब इसका जवाब देंगे। जंग करें, अगर आपने लड़ना है तो मैदान में आए। मई में पाकिस्तान ने आपको जवाब दे दिया था। अमेरिका आज भी ट्रम्प मानता है कि 7 गिराए, पाकिस्तान ने 7 तैयारे आपके गिराए, तो खुल के जंग के लिए आ जाना, कोई मसला नहीं है। देखिए मैम, एक कहावत है, मेहता साहब मैं आ रहा हूँ, लव इट और लीव इट, है ना? तो आप या तो छोड़ दीजिए या तो आप प्यार में एकदम इस कदर रहिए कि फिर दोस्ती बहुत अच्छी वाली हो जाए। आपके यहाँ से बातें होती हैं कि आपने हमें हरा दिया ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन असल तो आप भी जानती हैं। मेहता साहब प्लीज गो अहेड, आई वांट यू टू लेट हर नो थिंग्स। मैडम 65 में आप हारे, 71 में आप हारे, आपने अभी भी कबूल किया क्या? हाँ, आपने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे। कारगिल में आप हारे, सिंदूर में अगर 7 एयरक्राफ्ट हमारे गिरे हैं, कम से एयरक्राफ्ट कोई छोटा सा प्यादा तो नहीं है ना, उसका कोई निशान तो होगा। एक फोटो तो दिखा दो, एक तो इंटरनेट फोटो दिखा दो, और आप वो भी नहीं दिखा पाए। एयरफोर्स का एक भी जहाज नहीं गिरा। सुपर पावर मुल्क का सरबराह डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। अगर आपको कोई मसला है तो एक स्टेटमेंट देते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। मोदी जी से कहें कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। ट्रंप के कंधे पे बंदूक रख के मार रहे हैं।
मैडम कारगिल के टाइम हमारे वाजपेयी जी ने कहा था, अगर हाथ उठा के ही दुश्मन डर जाए तो थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने ट्रंप को जैसा जवाब देना था दे दिया, उसका नतीजा आज देख लो। कल रात को ट्रंप ने खुद फोन करके बोला कि डील इज साइन। तो कौन जीता? इंडिया जीता या ट्रंप जीता? टैरिफ ये कम तो हो गया इंडिया की सर, हुई ना। 50 से 18 पे आ गए, कौन अभी जीता? सारा आपका कौन जो जीता? ट्रेडिंग का मुआहदा था, आपने सारी ट्रम्प की शराइत मानी, उसके बाद आप लोगों का टैरिफ कम हुआ। अभी भी 18% अभी टैरिफ आप लोगों की तरफ अभी लगा आपके हुआ है सामने भारत आ से। जाएगा क्या माना। हमने एक भी शर्त नहीं मानी। अगर माननी होती तो एक साल पहले मान लेते। एक भी शर्त नहीं, हमने मैं अभी अपनी अभी मैं शर्तों इसी पे के ऊपर ट्रेड सर डील प्रोग्राम कराई है। रिकॉर्ड करके आई हूँ।